आज का शीर्षक है व्यवहारवाद की आलोचना। और हमने पिछले व्याख्यान में व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं, मूल विशेषताएं या आधारभूत मान्यताएं जो डेविड ईस्टन ने बताई थी, नियमन, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य मुक्तता, क्रमबद्ध और व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता तथा एकीकरण, इन 8 मूल मान्यताओं पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद की आलोचना या क्रिटिसिज्म किस रूप में किया जाता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जैसे ही अस्तित्व में आया, उसके साथ ही उसके आलोचकों की एक बड़ी संख्या भी सामने आई, जिन्होंने व्यवहारवादी पद्धति, लक्ष्य और उसके उद्देश्यों पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी सवाल उठाए, क्या मानव व्यवहार में एक रूपता संभव है और क्या वह एक रूपता हमें समाज विज्ञानों या मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के पक्ष में नज़र आती है। ये एक बड़ा और खुला प्रश्न है हमेशा के लिए और समाज विज्ञानी के लिए, क्योंकि अगर हम ये बात मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती, तो मनुष्य के व्यवहार को आधार मानकर किसी भी सिद्धांत की स्थापना संभव नहीं होती। एक दार्शनिक हैं मलफोर्ड क्यू सिबली, उन्होंने एक लेख लिखा लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें व्यवहारवाद की कमियों को उल्लेखित किया गया और कई उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना या कमियों को इंगित किया है। और पहला जो तत्व है वो इसी बात से जुड़ा है कि मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता पाना संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने किसी एक समय में किसी एक पार्टी को वोट दिया है तो अगले चुनाव में भी वह इसी पार्टी को ही वोट करेगा। तो मनुष्य के व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी। और क्योंकि एक रूपता नहीं पाई जाती, इस वजह से किसी तरह का सिद्धांत निर्माण मनुष्य के व्यवहार को आधार या केंद्र बिंदु मानकर नहीं। दूसरा व्यवहारवाद की जो आलोचना है वह है व्यवहारवादी जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं वह बहुत ज़्यादा जटिल और शब्दांबर से भरी हुई है। व्यवहारवादी मूलतः शोध तकनीक पर बल देते हैं, उनकी जो नए तत्वों या नए भाषा का उन्होंने आविष्कार किया है नए अध्ययनों के लिए, और वह सामान्य व्यक्तियों के समझ से परे है। अतः शोध तकनीक हो या शोध की शब्दावली हो या शोध के उद्देश्य हो, वह एक आम आदमी से बिल्कुल पृथक और अलग नज़र आते हैं। यही वजह है कि सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझता और इसे एक शब्दांबर से ज़्यादा या शब्दों के एक जाल से ज़्यादा नहीं मानता। तो व्यवहारवाद को पर एक बड़ी आलोचना ये भी की गई कि व्यवहारवाद अत्यधिक शब्दांबर से भरा हुआ एक सिद्धांत है। तीसरा ये है कि राजनीति या समाज विज्ञानों की प्रकृति ये है कि समाज विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं बन सकते। अपनी उन पद्धतियों का भले ही वह प्रयोग कर लें जो प्राकृतिक विज्ञान में प्रचलित हैं, परंतु फिर भी उनका प्रयोग करके हम समाज प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध विज्ञान नहीं बन सकते, क्योंकि समाज विज्ञानों की अपनी एक सीमा है और वह सीमा मनुष्य को से जुड़ी हुई है, मनुष्य के व्यवहार से ही जुड़ी हुई है कि मनुष्य का व्यवहार निश्चित नहीं है। कार्ल पॉपर ने भी कहा कि राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी अगर मगर से आगे नहीं बढ़ पाती है। इसका मतलब ये है कि हम भविष्यवाणी कर पाने की क्षमता नहीं रखते हैं समाज विज्ञानों में और ख़ास तौर पर राजनीति विज्ञान में, क्योंकि विज्ञानों का एक गुण ये होता है कि विज्ञान भविष्य का प्रोजेक्शन भी करते हैं कि जैसा भविष्य या भविष्यवाणी करते हैं कि, और वैज्ञानिक जब भविष्यवाणी करते हैं तो उसके लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत, मान्यताएं और कुछ आधारभूत प्रस्तावनाएं होती हैं जिसको आधार मानकर वे कुछ चीज़ों की या कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। समाज विज्ञानों के साथ समस्या ये है कि जो अध्ययन का बिंदु है वह इतना लचीला और इतना
जिसे कहते हैं कि अस्पष्ट है कि उसको आधार मतलब बांधकर किसी भी तरह की भविष्यवाणियाँ संभव नहीं है। हम आज के 10 सामाजिक व्यवहार के बारे में बिल्कुल कोई भविष्य का प्रोजेक्शन या भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं रखते। और क्योंकि सामाजिक व्यवहार जिस रूप में कार्यरत होता है उसको लेकर कोई बहुत मूल सिद्धांत अभी तक हमने नहीं बना पाए। यही वजह है कि सिद्धांत नहीं बनाने पाने के कारण और सामान्य सिद्धांतों के अभाव होने के कारण हम भविष्यवाणी करने की क्षमता भी उतनी ही सीमित रखते हैं। यही वजह है समाज विज्ञानों में उस तरह की भविष्य हम ये नहीं बता सकते कि राजनीति विज्ञान में कि अगले 5 साल के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये चीज़ इस नए दौर में होने वाले घटनाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं के बारे में हम सबका एक साथ अध्ययन अभी से नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हम समाज विज्ञानों में उस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में की जा सकती है। व्यवहारवादियों पर एक आलोचना और ये हुई कि ये व्यवहारवादी यथास्थितिवाद के समर्थक हैं या स्टेटस कोइस्ट है। यथास्थितिवाद क्या होता है? यथास्थितिवाद का अर्थ वह विचारधारा होती है जो ये मानती है कि जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे। क्योंकि व्यवहारवाद यथार्थ के अध्ययन पर बल देते हैं और ये मानते हैं कि किसी भी रूप में भविष्य हमें किसी आदर्श समाज की स्थापना की तुलना में हमें जो चल रहा है उसी का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत निकल के आता है वो यही है कि जो चल रहा है उसी का अध्ययन किया जाए और उसी को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। ऐसी स्थिति में व्यवहारवादियों की आलोचना ये कह के की जाती है कि व्यवहारवादी यथास्थितिवाद के समर्थक हैं, यानी वो किसी भी तरह के सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। और समाज विज्ञानों के साथ यही बड़ी समस्या है कि अगर आप क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर जो समाज परिवर्तन, जिस समाज में परिवर्तन नहीं आते वह समाज एक रुका हुआ समाज बन जाता है और अंत में उस समाज का विनाश तय है। तो सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए लेकिन धीरे धीरे। लेकिन विद्वान ये कहते हैं कि भाई सामाजिक परिवर्तन वो ज़्यादा अच्छे ढंग से, सक्षम ढंग से कार्यरत करते हैं जो धीरे धीरे होते हैं। तो यही वजह है कि व्यवहारवादियों की जो आलोचना है वो ये है कि व्यवहारवादी यथास्थितिवाद के समर्थक है और किसी भी तरह के परिवर्तन का वे समर्थन नहीं करते। यही वजह है कि व्यवहारवादी सिद्धांत को राजनेता व नीति निर्माताओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, क्योंकि उन्हें यथास्थिति बनाए रखनी थी। ये उद्देश्य एक राजनेता या किसी सक्षम राजनीतिक नेतृत्व का तो हो सकता है कि वे यथास्थितिवाद को बनाए रखने में सक्षम हो, लेकिन समाज वैज्ञानिकों को हमेशा समाज के अच्छाई के लिए जो परिवर्तन हो रहा है हमेशा उनके समर्थक होना चाहिए। हर समाज वैज्ञानिकों को सामाजिक परिवर्तन का समर्थक होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ये जो अच्छी दिशा में जब समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी समाज विज्ञानी यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं हो सकता। व्यवहारवादियों की आलोचना यही की गई कि वे एक यथास्थितिवाद का समर्थन करते हैं जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो व्यवहारवाद सिद्धांत को अपनाकर किसी भी तरह का सामाजिक परिवर्तन के आप पक्षधर नहीं रह जाते। तीसरी बात उसी बात से जुड़ी हुई है जो जिसे हम कहते हैं मूल्य निरपेक्षता, कि समाज विज्ञान मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। जैसे मैं व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं आपको समझाई थी कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं में एक मान्यता है कि मूल्य निरपेक्षता या मूल्य मुक्तता, यानी हमें मूल्यों से कोई सरोकार नहीं रखना है। मूल्य धर्म मीमांसा, नीति मीमांसा का विषय तो हो सकते हैं, परंतु मूल्य समाज विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि हम समाज विज्ञान पढ़ते क्यों हैं? हम समाज विज्ञान इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक सुंदर समाज की स्थापना कर पाए। अब सुंदर समाज की स्थापना, सुंदर जो शब्द है, और अच्छे समाज की स्थापना, ये दोनों नीति मूलक प्रश्न है कि एक सुंदर समाज किसे कहेंगे, ये एक अच्छा समाज किसे कहेंगे। तो अगर हम समाज विज्ञान में ये उद्देश्य नहीं रखेंगे कि हमें एक सुंदर और अच्छे समाज की स्थापना करनी है, तो समाज विज्ञान को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाए। और अगर हमें सुंदर और स्वस्थ अच्छे समाज की स्थापना करनी है तो हमें मूल्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा
कि कौन से समाज को हम सुंदर और अच्छा समाज कहेंगे। तो मूल्यों का अध्ययन चाहते न चाहते हुए भी समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय बन जाता है। जैसे यूनानी दार्शनिकों ने कहा कि राज्य उत्तम जीवन की प्राप्ति का एक साधन है, लक्ष्य है, और खुद उत्तम जीवन की प्राप्ति में बहुत बड़ा सहायक। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि उत्तम जीवन कहेंगे किसे, ये अपने आप में एक मूल्यों पर आधारित अवधारणा है। तो मूल्यों को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाज विज्ञानों को पढ़ने का उद्देश्य ही एक स्वस्थ, सुंदर और शुभ समाज की स्थापना करना है। अब सुंदर समाज की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्पष्ट ना हो कि सुंदर कहेंगे किसे, कौन सा समाज स्वस्थ, सुंदर और शुभ समाज का कहलाएगा, वे तभी उत्तम समाज कहलाएगा, वे तभी संभव होगा जब हम मूल्यों को स्पष्ट करें। तो मूल्य निरपेक्षता जिस तरह के प्राकृतिक विज्ञानों में थी, वे समाज विज्ञानों में नहीं हो सकती, और समाज विज्ञानों को ना चाहकर भी मूल्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। और यही क्योंकि हमारे समाज विज्ञानों के पढ़ने का उद्देश्य उत्तम समाज की निर्माण करना है और उत्तम सद्गुणों से वाले व्यक्ति का निर्माण करना है, और वह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम मूल्यों का अध्ययन नहीं करेंगे। तो मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। जो व्यवहारवादी बात करते हैं मूल्य मुक्तता की, वह समाज विज्ञान में संभव नहीं। अब व्यवहारवाद के विरोध में ही एक आंदोलन शुरू हुआ। व्यवहारवाद की कमियों और सीमाओं को इंगित करते हुए एक नया दृष्टिकोण सामने आया, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, यानी व्यवहारवाद के बाद का व्यवहारवाद, या जिसने उत्तर व्यवहारवाद जब आया तो उसने व्यवहारवाद की उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जो व्यवहारवाद में आधारभूत रूप से निहित थी। कल हम इसी उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे।